ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम जो वफा सुल्तान की किताब है अ गॉड हु हेट्स, एक खुदा जो नफरत करता है, उसका 8वां चैप्टर जो है हमने कंप्लीट नहीं किया था। हु इज़ दैट वुमन ऑन अल जज़ीरा। तो इसमें मैं थोड़ा-सा पहले का बता दूँ आपको कि हु इज़ दैट वुमन। तो वफा सुल्तान जो है वो अरबी बहुत अच्छी लिखती थी और बहुत 15 सालों से वो लिखने का कार्य कर रही थी अरबी मैगज़ीन्स में, किताबों में, लेकिन वो टीवी ज़्यादा नहीं देखती थी। अल ड जज़ीरा नाम का एक टीवी चैनल था जिसने उनको अचानक से इनवाइट कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसकी रेपुटेशन खराब कर दें अगर टीवी पे, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्न उठाती थी इस्लाम पे। तो इन्होंने उसको इनवाइट किया, लेकिन उसको जब समय मिलता था उसकी टर्न आने का, तब एक मौलाना जो है चीख-चीख कर उस पर उसकी बारी में भी उसको बोलने नहीं देता था। और वफ़ा सुल्तान ये भी कहती है कि अरब में जो मौलाना सबसे ज़्यादा चीखते हैं, उनको बहुत अच्छा समझा जाता है। तो जब इसकी बारी आई तो थोड़े से सेकंड रह गए थे, तो होस्ट ने इसको बोलने का टाइम दिया, लेकिन इसका टाइम पर भी वो मौलाना फिर से चीखने लगा, तो इसने ज़ोर से उसको बोला कि इट इज़ माय टर्न टू स्पीक, यानी कि मेरा टर्न है, मेरी बारी है अब बोलने की। इसने ऐसा बोला, इसी से सारे लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि पूरे अरब में ऐसी कोई महिला नहीं थी जो ऐसी बात मौलाना से बोल सके कि अब मेरी बारी है बोलने की। तो इसी से हमें जो है वो ये फ़ेमस हो गई कि हू इज़ दैट वुमन ऑन अल जज़ीरा। ये वुमन कौन है जिसने मौलानाओं को ऐसे बोला कि अब मेरी बारी है बोलने की। तो इसी का चैप्टर बहुत लंबा था, ये हमने पिछली बार इसका भाग 1 किया था। और हमने लास्ट में ये देखा था कि वफ़ा सुल्तान पूछती हैं कि ऐसा कौन-सा जो है मज़हब है जिसमें कि लिखा है कि पुरुष की अपने हस्बैंड की नाक, पीप और अल्सर और ये सब चाटना एक बीवी का कर्तव्य है। तो इतनी जो उसके नाक नाक बह रही है, नाक, तो वो भी वो चाट ले। इतनी गंदी बात जो है इसने यहाँ पर लिखी थी
कि मैन का सारा राइट है एक्सेप्ट, लेकिन वाइफ जो है उसकी जब अगर नाक में से खून निकले, म्यूकस या पस, तो वो उसको अपनी ज़बान से चाटे। क्या तो वो पूछती है वफ़ा कि आप समझ सकते हैं इसकी मक्कारी आदमी की, जो बिलीव करता है कि अल्लाह ने या खुदा ने उसको एंटाइटल कर दिया है ऐसी पोज़ीशन पर जहाँ की बीवी जो है उसकी नाक की नाक चाटे, मतलब नाक में से बहने वाली नाक चाटे। अब आगे, अब ये लिखती है वफ़ा सुल्तान की जब ये सीरिया आखिरी बार गई तब वो 2005 था, और उस समय एक उनकी बचपन की दोस्त थी जिसने कि उसको अपने दमास्कस के सबर्ब में एक घर में, अपने घर में इनवाइट किया लंच करने के लिए। तो जब ये पहुँची तो इसके टेबल पर इसकी दोस्त थी और उसकी फैमिली थी और उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम हलीमा था। और उस हलीमा जो थी वो 40 साल की महिला रही होगी, और उसके मुँह पर और उसके फेस पर जितने भी एक्सप्रेशंस थे, उससे पता चलता था वो एक दुःख में डूबी हुई महिला है। तो उसने कहा कि मैंने जब सुना कि तुमको रीमा के घर में इनवाइट किया है, तो फिर मैंने ये कहा कि भई मेरे को ज़रूर मिलवाओ उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी रीमा इसकी बचपन की दोस्त है। तो जब उसने ये सुना कि रीमा ने इस वफ़ा को भी इनवाइट किया है, तो वो हर कीमत पे वफ़ा के साथ मिलना चाहती थी, हलीमा। तो हलीमा कहती है मैंने वफ़ा को पढ़ा है और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम क्या और क्या नहीं कर सकती। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी कहानी को सुनो, क्योंकि कोई मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करता। फिर उस हलीमा नाम की युवती ने इस वफ़ा को अपनी कहानी सुनाई, जिस पर कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर वो एक ऐसी कहानी है जो कि वहाँ का एक सोशल फैब्रिक हो गई है, जो इस कल्चर की आने वाली महिलाओं की कहानी है, जिसको कि एक आदमी ने यूज़ करा, अम, पर इसके अंदर डिफरेंट कोरैनिक ट्विस्ट था। अब ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको कि लोग सुनते आए हैं, अम, और अब उनको कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वो इम्यून हो गए हैं ये स्टोरी सुन-सुन के। तो हलीमा के 3 बच्चे हैं। उसने अपना सारा बचपन और अपनी जवानी, जो अर्ली जवानी थी, वो अपने पिता के घर में बिताई, जिसने उसको एक दिन की भी इज़्ज़त नहीं दी, ना तो एक महिला फीमेल होने के नाते और ना ही एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते। इसके बाद वहाँ से बच के निकली पिता के घर से, तो आदमी एक उमर नाम का आदमी था जिससे उसकी शादी हो गई। अ जबकि ये एक अभी भी एक टीनेजर टाइप थी, और ये एक बैड सिचुएशन से निकलने के लिए दूसरी के अंदर फ़ौरन भाग जाती थी, जो कि फिर भी बैड निकलती थी। तो एक एक बैड सिचुएशन से निकलने के लिए तुरंत पलायन करती थी दूसरी सिचुएशन के अंदर, जो कि और भी खराब निकलती थी। तो शादी के बाद उमर जो है वो हर रात पी के आता था और रात को और उसको मारता था। और वो भी यूज़्ड टू हो गई थी डेली पिटने के लिए, जैसे कि वो शराब पीने को अकस्टम हो गया था। पर हलीमा कोई ऑर्डिनरी साधारण युवती नहीं थी, वो टीचर थी, और वो बड़ी ग्रेसफुल टाइप की पोइस्ट थी, लेकिन वो बड़ी थक चुकी थी। उसकी जब ट्रेजेडी तब शुरू हुई, जब उसका जो पियक्कड़ पति था, उसने उस पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो बैंक से लोन ले ले उसके लिए, अपनी सैलरी की स्ट्रेंथ दिखाकर, और उसके डेट्स जितने हैं और जो उसके क्रेडिटर्स हैं, अम, और जो कि बहुत अधीर हो गए थे इसके पति से पैसा वसूलने के लिए। तो हलीमा ने सोचा कि भई उमर ने जो कहा है क्या वो सच है कि नहीं, या ये खाली पीने के लिए माँग रहा है। तो इसलिए वो चाहती थी कि उनके नाम मिल जाएँ जो उसके क्रेडिटर्स हैं, और अम, जो है वो उसका ऋण खुद चुका देगी बजाए कि अपने पति के हाथ में पैसा दे ताकि वो उसमें पीने में लगाए।
ताकि वो उसके हस्बैंड को कोई लोन ही ना लेना पड़े। अब क्रेडिटर्स वो होते हैं जो अ, क्रेडिटर्स तो वो हुए ना जिनको लोन देना है, मतलब हाँ, मतलब जिनको लोन देना है। तो अब इसने सोचा ऐसा, जबकि उमर का ये मानना था कि महिलाओं को केवल पति की जो है वो करनी चाहिए आज्ञा पालन, और बिना किसी विरोध के, और किसी आदमी के अफेयर में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और वो उसको हमेशा बताता भी रहता था अपनी बेल्ट की आवाज़ से, यानी कि उसको बेल्टों से मारते वक़्त। और ये भी कहता था, "यू डैम्ड वुमन, हैव यू फॉरगॉटन द वर्ड्स ऑफ गॉड्स प्रॉफिट?" मतलब तुमने अरे नीच औरत, क्या तुमने अ, अल्लाह के नबी के शब्दों को भुला दिया है? और गॉड उसको ब्लेस करे और उसको सैल्वेशन दे। और अगर मैंने किसी को भी ऑर्डर मतलब ये शायद अल्लाह के वो नबी के शब्द सुना रहा है कि इफ आई हैड ऑर्डर्ड एनीवन टू बाउ डाउन टू एनीवन अदर देन गॉड, आई वुड हैव ऑर्डर्ड अ वुमन टू बाउ डाउन बिफोर हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ हिज राइट्स ओवर हर। यानी कि नबी के ये वर्ड्स हैं कि अगर अल्लाह के बाद किसी को बाउ डाउन करना है तो एक महिला को अपने पति के सामने जो है वो सजदा करना चाहिए। और मैं तो तुमसे नहीं कह रहा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर सजदा करो, बट मैं तुमको खाली एक लोन लेने को कह रहा हूँ अपनी सैलरी के स्ट्रेंथ दिखाकर। तो फिर हलीमा ने जो है लोन ले लिया, और उमर ने सारी पैसे को अपने जेब में रख लिया, और फिर घर से चला गया ये कहकर कि हलीमा को ने जो है वो नबी का पालन किया है और उसके हस्बैंड का, और इसलिए अल्लाह जो है उससे खुश है। इसके बाद उमर जो है हलीमा का पैसा लेके जो है घर से गायब हो गया। और हलीमा जो है वो बड़ी उसको शक में आ गई। एक दिन उसके पड़ोसी ने, सलीम ने उसके घर पर जो है कुंडी खड़काई, तो उसने कहा, "कैसी हो हलीमा? मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जब अगर उमर जो है कल सुबह निकलेगा तो देख लेना कि वो उसके जेब में पासपोर्ट ना हो।" और फिर इसके बाद वो तुरंत जहाँ से आया था जल्दी-जल्दी भाग गया, और जिससे पहले हलीमा उससे कुछ पूछे। तो फिर हलीमा को खूब मारने के बाद जब तक कि वो मार-मार के थक नहीं गया, उमर जो है उस दिन घर छोड़ के जब सुबह जा रहा था, तो वो वापस नहीं आया। 5 महीने पहले की बात है कि उमर ने एक मोरक्कन डांसर से मिला था दमास्कस के नाइट क्लब में। और जो कि ऐसा वो कहता है कि भई ये तो मेरी फ्रेटर्नल रिलेशनशिप है, मतलब कि उसके साथ, क्योंकि शायद वो मोरक्को का निवासी था। क्योंकि दमास्कस तो सीरिया की राजधानी है। तो उसने कहा कि उसकी वो, मतलब उसकी प्रदेश से आती है, तो उससे उसकी ऐसी दोस्ती है। तो जब डांसर का कॉन्टैक्ट खत्म हुआ, तो फिर वो अपने कंट्री को चली गई, और उस इसने उसके साथ जो है कॉन्टैक्ट बनाए रखा। अ, ये कह के कि भई मैं उसके ऊपर एक ब्रदरली आई। अब देखो इस्लाम में ब्रदर-ब्रदर कह के और भैया-भैया सैयां हो जाता है। तो इसने कहा कि मेरी एक ब्रदरली आई है उसके ऊपर, यानी कि मैं भाई अ, होने के नाते उस पर एक, भाई नहीं था वो उसका। उसने कहा ऐसे ही एक भाईचारे के नाते मैं उस पर एक निगाह रखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो ठीक-ठाक है कि नहीं। जब एक बार उमर को जो है लोन का पैसा मिल गया, तो उसने फ़ौरन एक टिकट खरीदा मोरक्को का, और उसने हलीमा और उसके बच्चों को अकेला छोड़ दिया, और डेट चुकाने के लिए ये पैसा जो लोन का जो हलीमा ने बैंक से लिया था अपनी सैलरी के बेसिस पे, क्योंकि वो टीचर का काम करती थी। हलीमा ने अपनी इनकम से उस बैंक को पे करा डेट, लेकिन जो पैसा बचा उससे वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाई। पर ये स्टोरी यहाँ नहीं रुकी। उसकी सारी सैलरी जो है वो उड़ गई जब उसने डिस्कवर करा कि एक टेलीफ़ोन बिल आया है 70,000 सीरियन पाउंड का। ये एक इतनी रकम एक सीरियन को मिलती है 10 महीने की पूरी सैलरी उसकी,
बराबर होती है 70,000 सीरियन पाउंड के, जो इसने टेलीफ़ोन में लगा दिए थे मोरक्को की उस डांसर से बात करते हुए। तो जिसको वो कहता था कि भई मेरी मैं उसका हाल-चाल पूछ रहा हूँ, उस सिस्टर का। हलीमा जो है उस बिल को जो है अनपेड छोड़ सकती थी, क्योंकि उसको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं थी, और उसको ये भी परवाह नहीं थी कि टेलीफ़ोन कंपनी जो है उसको उसका टेलीफ़ोन काट दे, तो क्योंकि वो तो किसी को फ़ोन ही नहीं करती थी। लेकिन इस ड्रामा में एक और ट्विस्ट आया, अ अ, जिससे कि हलीमा के जीवन में एक और आदमी की बात हुई। तो जो फ़ोन बिल था वो उसके हलीमा के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड था। तो उन्होंने अपनी बेटी हलीमा की मदद करने की बजाय पिता ने प्रॉमिस किया कि वो बिल पे कर देंगे। लेकिन मतलब हलीमा के फादर ने उससे प्रॉमिस करवाया हलीमा से कि वो पे करेगी बिल। तब वो उसका एक और लाइन जो है उसके घर में इंस्टॉल करवा देंगे, रीइंस्टॉल। तो एक उसकी आशा की किरण थी हलीमा के जीवन में, जब डमास्कस टेलीफ़ोन कंपनी ने उसके ऊपर दया करी, और उसका थोड़ा-सा मंथली सैलरी में से हिस्सा लेने लगे, और इससे उसके बचे हुए पैसों से और भी थोड़े होते थे, जिससे वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। तो हलीमा रोज़ अपने डे जॉब करती थी स्कूल में, अपने क्रेडिटर की डिमांड पर, और जब स्कूल का दिन पूरा हो जाता था तो फिर वो घर-घर जाकर प्राइवेट लेसन देती थी स्टूडेंट्स को, ताकि वो 3 जो हैं भूखे बच्चों को भोजन करा दे। तो वफ़ा कहती है कि इसके दिल को बहुत दुःख हुआ जब उसने उसकी बहुत सुंदर आँखों को रोने से, आँसुओं से वो देखा, भरा हुआ। तो फिर मैंने उसके शोल्डर पर जो है थोड़ा-सा थपथपी दी, जबकि एक आवाज़ वफ़ा के अंदर से निकल रही थी कि ये कहे कि भई तुम दुखी मत हो हलीमा, तुमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन तुमने तुम्हारे अल्लाह और नबी को बड़ा खुश कर दिया है। क्योंकि यही जो है उस दुनिया में इस तरह कहा जाता था, जहाँ पर प्लेज़र्स जो हैं वो उड़ते दिखते थे। तो ये कहते थे पेशेंस रखो हलीमा, जन्नत तुम्हारा जो है इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ये सब बातें वफ़ा ने उससे नहीं कहीं, जो आम तौर पे लोग इस तरह से जब कहानी सुनते हैं तो ये कहते हैं कि भई तुमने तो अल्लाह और नबी को प्लीज़ कर दिया, अब तो तुम धैर्य रखो, तुम्हें तो जन्नत नसीब होगी। लेकिन ये सब वफ़ा ने उससे नहीं कहा, और ऐसा कुछ था भी नहीं कि वो उसको बोल सके। बस वो चाहती थी कि वफ़ा उसकी कहानी सुन ले। हलीमा ने उसको एक प्रेज़ेंट भी दिया। तो जब वफ़ा ने उसको खोला तो उसके अंदर 2 सीरिया की बनी हुई कॉटन की शर्ट्स थी। तो इसको बहुत खुशी हुई उस गिफ्ट से, और तो इसको लगा कि ये बड़ा अच्छा मोमेंटो है उसके होमलैंड का, और एक टेस्टिमनी भी है इस महिला की ट्रेजेडी की, जिसको कि ये मिली, और जिसके कि आँसुओं के आगे ये मजबूर थी। तो ये कहती है वफ़ा कि इसका एक कस्टम था कि जब भी ये किसी से गिफ्ट रिसीव करती थी जो कि बहुत इसका दिल का प्रिय होता था, अम, तो ये उसके गिवर का नाम और डेट जो है इंस्क्राइब कर देती थी, और एक सेंटेंस लिख देती थी सर्कमस्टेंसेस, जिसके अंदर ये गिफ्ट दिया गया। तो फिर इसने जो है अपनी एक शर्ट को फ़ोल्ड करा, और उसको जो है वो सावधानी से रख दिया, और उसके अंदर ये लिख दिया हलीमा सीरिया 12 अप्रैल 2005। पर इसको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया जिसमें कि ये उसकी पूरी ट्रेजेडी कहानी एक सेंटेंस में नीचे लिख दे कि किस सर्कमस्टेंस में ये इस हलीमा से मिली थी। तब इसको एक याद आई एलियनोर रूज़वेल्ट का रिमार्क कि नो वन कैन पुट यू डाउन विदाउट योर कंसेंट, कि तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता बिना तुम्हारी कंसेंट के, मतलब मर्ज़ी के। तो हलीमा का हस्बैंड ने उसको नीचा दिखाया, और उसको मतलब
उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन उसके कंसेंट से, क्योंकि ये सब वो अगर नहीं करती, मतलब उसने बैंक लोन चुराया तो नहीं, उसने उल्लू बनाया बेशक, पर हलीमा की मर्ज़ी से उसने ये सब किया। तो अ, कि जो मुस्लिम मेल के अंदर ये बहुत यहाँ पर इस्लामी दुनिया में हस्बैंड की जो एजुकेशन है वो इस तरह उसके अंदर डाली जाती है कि उसके अंदर बहुत एरोगेंस, बहुत मतलब अपन आप मेल सुपीरियॉरिटी और टायरनी और इस तरह से एक मुस्लिम समाज में एक पुरुष का को एजुकेट किया जाता है। लेकिन एक और भी बहुत पावरफुल चीज़ थी जिससे कि हलीमा की ट्रेजेडी अ, जो कि हलीमा की ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया ये स्लेव का रोल जिसको कि उसको डिक्टेट किया गया था उसके हस्बैंड प्रॉफिट ने। यानी कि नबी की जगह उसका हस्बैंड ने ले ली और उसने जो-जो कहा इसने माना। तो इसमें इसकी भी गलती है। एक तो जो अन्याय करता है उसकी, और जो अन्याय को अपने आप को करवाने देता है उसकी भी गलती है। तो ये तो हलीमा है जिसका कि दोबारा से एजुकेशन होना चाहिए। अ, तो उमर का री-एजुकेशन तब होगा जब वो मोरक्कन डांसर को छोड़कर अपनी बीवी को दोबारा से जॉइन करेगा, तो फिर जब वो उसके अंदर एक चेंज पाएगा, यही उसकी एजुकेशन होगी। तो हम उमर को तो उसके घमंड से और उसके उससे एरोगेंस को क्या बोलेंगे? हाँ, वही घमंडी अभिमान। तो हम इसमें ये कहती है कि हम उमर को तो जो है वो उसके एरोगेंस से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो इस हदीस में विश्वास करता है कि आदमी का पूरा राइट है कि वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करे कि जब उसकी नाक में से खून, म्यूकस या मतलब खून और पस और वो गंदगी निकल रही हो, म्यूकस निकल रहा हो, तो वो उसको अपनी यानी नाक बह रही हो, तो उसको अपनी ज़बान से चाट ले। लेकिन हम हलीमा को तो उसकी पावर दे सकते हैं कि वो अपनी सेल्फ इमेज को ठीक कर सके। अगर ऐसा हो जाए, देन फिर वो अपना जो स्लेव वाली मेंटालिटी है उसको छोड़ देगी, जो कि उसको सेंचुरी से एक के बाद एक हैंड डाउन करी गई है, और फिर वो उमर को कहेगी कि तू अपनी गंदगी खुद साफ कर, ना कि वो उसको चाटेगी के साफ करेगी उसके लिए। अब ये वफ़ा लिखती है कि एक महिला जैसे कि हलीमा है, वो उसको आप परसुएड नहीं कर सकते, उसको मतलब कन्विंस नहीं कर सकते कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज करे, जब तक कि उसके पास कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी ना आए जहाँ पर वो एक कंपैरिज़न कर सके दूसरों के साथ। यही ऐसा होता है ठीक जबकि कोई मुस्लिम महिला जो है वो वेस्टर्न कंट्री में जाती है, जहाँ पर महिलाओं के राइट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, तब वो बहुत केसेस में अपनी सिचुएशन को चेंज करती है, क्योंकि वो अपनी नए सराउंडिंग्स को देखती है। लेकिन अगर मुस्लिम महिला अ, ल लेकिन जो मुस्लिम महिलाएँ जिन्होंने कि अपनी वेस्टर्नाइज़्ड लाइव्स बना ली हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनको सेम राइट्स मिलते हैं जो हैं इस मतलब नई सोसाइटी में उनको सब अच्छे राइट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है उनका एहसान जो ये नई सोसाइटी ने उनके लिए किया है। बल्कि इसके विपरीत वो जो है हमेशा अपने राइट्स को बोस्ट करती हैं, अम, जिनका कि वो अब एन्जॉय कर रही हैं। कहती हैं कि वो तो इस्लाम ने भी उनको दिए हैं, और कहीं पर तो वो इतने तक क्लेम कर देती हैं कि वेस्ट में तो वुमेन को खाली सेक्स के लिए यूज़ करते हैं और ह्यूमैनिटी कोई है ही नहीं। जबकि इन लोगों को ये राइट्स यहीं पर मिले हैं, तब भी मतलब ये इतनी कृतघ्न हैं।
और अब ये कहती है वफ़ा कि ये एक बार एक कन्वर्सेशन कर रही थी किसी मुस्लिम विमेन के साथ जो अब अमेरिका में रहती हैं और सेम राइट्स एन्जॉय करती हैं जैसे अमेरिका की महिलाएँ करती हैं। और उनमें से बहुत सारी ये मुस्लिम महिलाएँ कहती हैं कि उनकी लाइफ़ जो अमेरिका में है वो सेम है जैसे कि उनके अपने होमलैंड में थी। ये इतना इसको अजीब स्टेटमेंट लगता है जिससे कि ये बड़ी चकित हो जाती है बार-बार और ये अपना सिर हिलाती है और सोचती है कि क्या ये औरतें किसी डिफरेंट प्लैनेट पे रह रही हैं? इसके बाद वफ़ा सुल्तान कहती है कि जब ये जा रही थी अम, न्यू जर्सी से पेंसिल्वेनिया, तो फिर ये ट्रेंटन पे उतरी अपनी ट्रेन चेंज करने को स्टेशन पे बैठी हुई थी दूसरे पैसेंजर्स के साथ अगली ट्रेन के इंतज़ार में। और इसके दाईं तरफ एक ट्रॉली थी जिसमें बहुत सारे बादाम और नट्स थे और उसके साथ एक बहुत ब्रॉड शोल्डर वाला एक काला-सा आदमी मीडियम हाइट का खड़ा था और वो इसको लगा कि वो नेटिव अमेरिकन है। फिर उसने अपनी वो ट्रॉली छोड़ दी और 2 आगे स्टेप्स बढ़ाए और फिर इसके बाद जो है अरबी में प्रेयर करने लगा कि भई गॉड तो अल्लाह तो ग्रेट है, अल्लाह ग्रेट है और प्रेयर का टाइम आ गया है, टाइम आ गया है प्रेयर का। तो फिर इसको बड़ी खुशी हुई कि कोई इसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो फिर इसने सोचा कि मैं उसके साथ कुछ बात करूँ। तो फिर इसने अपनी शक्ति अपने अंदर संजोई और उसने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, वफ़ा सुल्तान ने उस आदमी को। तो उस आदमी ने बड़े चकित होके कहा वालेकुम सलाम। तो फिर इसने इससे इंग्लिश में पूछा कि क्या आप अरबिक बोलते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं अरबिक पढ़ लेता हूँ, वो तो मेरी कुरान की लैंग्वेज है। तो इसने उससे पूछा क्या तुम उसको समझते भी हो? तो उसने कहा हाँ, हाँ। तो तुम क्या इस्लाम में आना चाहती हो? तो इसने उसको कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो उसकी आँखें अंगारों की तरह जलने लगीं। जलते हुए अंगारों की तरह हो गई और उसने कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो और तुम इस्लाम में नहीं बिलॉन्ग करती। तो उसका रिस्पॉन्स जो था इससे ये एकदम शॉक हो गई। तो इसने पूछा कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? तो फिर एकदम ग्राइंडिंग वॉइस में उसने बड़े रूडली बड़े रूखेपन से कहा क्या तुम पागल हो? एक मुस्लिम औरत जो है वो अपना सिर जो है ढक के रखती है, अपने घर के अंदर रहती है और बच्चों को बड़ा करती है। वो यहाँ-वहाँ नहीं घूमती-फिरती जहाँ पर आदमियों के बीच में ये काफ़िरों की भूमि में। तुम अगर तुम अल्लाह से डरो, अपने घर जाओ और अपने बच्चों की देखभाल करो। तो इसने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसको ज़ोर से चिल्ला के कहा, "हाँ, मैं पागल हूँ।" क्योंकि मैंने सोचा किसी एक कट्टर पागल कट्टर आदमी से मैंने कुछ अच्छे की एक्सपेक्टेशन करी, यही मेरी पागलपंती है। हाँ, तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हारी औरतों ने तुमको अगर बच्चे अच्छी तरह बड़े किए होते, तो पाकिस्तान भी स्विट्ज़रलैंड होता इस्लाम का और तुम जो है वेस्ट के दरवाजे पर भिखारियों की तरह नहीं खड़े होते। इसके बाद मैंने उसको वफ़ा कहती है मैंने उसको छोड़ दिया और अपने आप से अरबी में बात करने लगी जो लैंग्वेज वो नहीं पढ़ सका ना उसने अंडरस्टैंड किया और जस्ट तोते की तरह बोलता था। और इसने उसको कहा नहीं इसने कहा कि तुम्हारी मूर्खता मुझे जो है वो अपसेट नहीं करती है बल्कि मैं सॉरी हूँ अमेरिका के लिए जिन्होंने तुम्हारे जैसे मूर्खों को बुला लिया है यहाँ पलूट करने के लिए। फिर ये कहती है कि इसको कोई होप नहीं है मुसलमानों के आदमी और औरत में जो कि वेस्ट में रहते हैं। वो सारे हिपोक्रिट हैं। वो सोचते हैं हमें दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिल जाए और वो यहाँ पर केयर फ्री वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल तो जीते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने जो उनके जो हैं उनके घरों में, उनके देशों में हैं कि वो तो बड़े इस्लाम की टीचिंग्स को फ़ॉलो करते हैं और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट में। अब फिर ये लिखती है वफ़ा कि 2003 में इसकी पहली विज़िट जो सीरिया को हुई इसके जब से ये वेस्ट में आ गई थी तब इसने एक सीरियन लेडी से मिली, जो कि अमेरिका में रह रही थी। अ
और उसी वक़्त वो भी सीरिया गई थी जब ये गई थी। तो ये लोग एक सोशल गैदरिंग में मिले और एक दूसरे से पहचान हुई। तो इसने सुना, वो कई सारी महिलाओं को कह रही थी कि बहुत सारे स्कॉलर और साइकोलॉजिस्ट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी इलाज जो है निकाल लिया है। होली कुरान के के रिसाइटेशन से मूड डिसऑर्डर ठीक करने का इलाज ढूँढ लिया है। और उसको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे यहाँ-वहाँ से, जिनका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं था कि भई अमेरिका में जीवन कैसा है? कैसे लोगों ने यहाँ पर अमेरिका में अपनी स्पिरिचुअलिटी लूज़ कर दी है और फिर वो लालची हो गए हैं और मटेरियल थिंग्स पर निर्भर हो गए हैं और वो अपने लाइफ़ में एक मीनिंग ढूँढ रहे हैं और उनको इस्लाम की टीचिंग्स में वो मीनिंग अपने लाइफ़ का मिल गया है। और वफ़ा कहती है कि मुसल इस तरह के मुसलमान न केवल यूनाइटेड स्टेट्स में डेंजर प्रेज़ेंट करते हैं, बल्कि ऐसे लोग डेंजरस हैं, इनके अपने देशों के लिए भी। ऐसे ये झूठ फैलाते हैं। फिर वफ़ा लिखती है कि इस्लामिक देशों में जो लोग रहते हैं, वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। क्योंकि वो बड़ी जो है चकाचौंध हो जाते हैं, जो कि वो वेस्ट के कंट्रीज़ या अमेरिका वग़ैरह के बारे में सुनते हैं और अपनी होमलैंड की सिचुएशन से बहुत दुखी हैं। लेकिन उसी वक़्त वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं उनसे, जो कि अब वेस्टर्न देश में रह रहे हैं, और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो इधर-उधर डगमगाते हैं अपने कल्चर के बीच में, जो कि उनको थका रहा है, और वो वेस्टर्न कल्चर जिसको कि मुसलमान कंडेम कर रहे हैं, जबकि वो इसी झंडे के नीचे रह रहे हैं। और वफ़ा कहती है जब ये उस डिस्कशन में इसने जॉइन किया, तो इसने उससे डिसीज़न उसका पूछा कि कि ये क्यों इसने डिसाइड किया है अमेरिकन सोसाइटी में रहने का। और इसने, वो जो महिला कह रही थी ना कि भाई बड़े बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जवाब जो है अमरीकियों ने कुरान की रिसाइटेशन में ढूंढ लिया है। इस वफा ने उस युवती से ये पूछा कि तुमने क्यों डिसाइड किया अमेरिका में अपने और अपने 3 बच्चों को लाने का, तुम अपने स्पिरिचुअल सोसाइटी में वापस क्यों नहीं आ जाती अपने देश में? तो फिर ये उसकी तरफ घूरने लगी डिसअप्रूविंगली, कि मतलब वो नहीं चाहती थी। और इसने उसको इंडिकेट भी कर दिया कि कि भई वो आगे फ्यूचर में तो आएगी, लेकिन उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन उसके कंट्री की ऐसी नहीं है इस समय कि वो आए। फिर ये कहती है वफ़ा कि मैंने जो है वो उस पॉइंट पर ये कन्वर्सेशन ब्रेक कर दिया और मैंने समझ लिया कि भई ये इम्पॉसिबल है कि इसके साथ कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन होना। और वफ़ा कहती है मैं इसने बहुत सारे अब तक ऐसे सीन्स विटनेस कर लिए हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी हैं इस स्ट्रगल के बारे में। और कुछ बहुत सारी ऐसी अम्यूज़िंग है जो कि ये बहुत सालों से जो इसको याद है, कि प्रेसिडेंट गद्दाफ़ी जो है, उसने बहुत सारे यंग पैलेस्टीनियंस को लीबिया में मतलब उसने एक्सपेल कर दिया था, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे ओस्लो अकॉर्ड्स, जो कि पैलेस्टीनियन और इज़राइली गवर्नमेंट के बीच में थे। और पैलेस्टीनियन जो थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बॉर्डर जो था लीबिया और इजिप्ट का, और वहाँ पे वो यूनाइटेड नेशंस के लिए वेट कर रहे थे कि वो उन पर तरस खाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस सीन में वो याद करती है कि ग्रुप जो था पैलेस्टीनियंस का, वो गद्दाफ़ी के डिसीज़न को का विरोध में था और अमेरिका के फ्लैग को जला रहा था, और एक ने उस बर्निंग फ्लैग को ब्रांडिश भी कर दिया, और उसके टी-शर्ट पर लोगो था शिकागो बुल्स। मतलब कि अमेरिका के फ्लैग को जला रहा है, लेकिन टी-शर्ट पहने हैं शिकागो बुल्स की। फिर ये वफ़ा लिखती है कि जो महिलाएँ हैं मुसलमान कंट्री में, वो अकेली हो जाती हैं। उनकी बहनें जो विदेश में रहती हैं, उनकी हिपोक्रिसी से, और वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि वेस्टर्न विमेन जो हैं, उन्होंने वो सब अचीव कर लिया है और अपने राइट्स और फ्रीडम को एक्सरसाइज़ करती हैं। और उनको एजुकेशन भी मिली है, जिनसे उसका उनका माइंड ब्रॉड हुआ है। जबकि जो महिला मुसलमान कंट्री में है, जिसको कि फ़ोर्स करते हैं रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि वेस्टर्न कल्चर जो है,
वो अ, जो है वो एक फ्रूट है जहाँ पे जो निकला है आदमी और औरत दोनों के इक्वल काम करने से और एक्नॉलेज करते हैं उस सोसाइटीज़ को जो डिमीन करती हैं और शोषित करती हैं आधे अपने मेंबर्स को, कि वो किसी भी तरह से सक्सीड नहीं करेंगे और कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो इन इन महिलाओं को जो इस्लामी दुनिया में रहती हैं, इनको इनकी इग्नोरेंस से रिलीज़ करना ही चाबी है इनके टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इनके दिमागों को क्लोज़ कर दिया है, उसको खोलने की यही एक तरीका है कि इनको इनकी इग्नोरेंस से दूर करो। जब हम सारे इनके दरवाजे खोल देंगे, तो हमने इस्लामिक टेररिज़्म की तरफ को ख़त्म करने का पहला स्टेप उठा लेंगे। फिर लिखती है वफ़ा कि जब मुस्लिम औरतें रियलाइज़ करती हैं कि उनका जो डिसीज़न है उसके बीच में डिफ़रेंस और जो चॉइस है, तो वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर पाएँगी, बजाए इसके कि वो स्लेवरी को ग्लोरीफाई करती रहती हैं। और जब हम इस सब्जेक्ट पे आते हैं हेड कवरिंग के, जो कि मोस्ट मुस्लिम वुमेन जो है अपनी सारी दुनिया से छिपाए रखती हैं और एक आयरन बैरियर बन गया है आदमी और औरत के बीच में, जो कि उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो ये वुमेन प्रोटेस्ट करती हैं कि भई ये सिर ढकना तो इनका अपना डिसीजन है, जो इन्होंने खुद लिया है, अम, और पूरी दुनिया को इनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, ये इनका डिसीज़न हो सकता है, लेकिन ये इनकी चॉइस नहीं है। ये एक डर है जो कि सारी महिलाओं को बाइंड करके रखता है अरब की कंट्रीज़ को, ये टीचिंग्स से। मोहम्मद ने अपने एक कज़न अली को एक हदीथ में कहा था कि अ, कि उस रात, जिस रात एंजल जो है उसको ऊपर जन्नत में ले गया था, तो ये वहाँ से दोज़ख के जहन्नुम से गुज़रा और उसने देखा बहुत सारी महिलाएँ जो हैं, वो बहुत तरह के टॉर्चर वहाँ पर सह रही हैं और वो रोती हैं और उनका बहुत बड़ा उनको टॉर्मेंट था, मतलब उनके ऊपर वो हो रहा था, उनको सताया जा रहा था। तो मोहम्मद कहता है कि इसने एक औरत को लटके हुए देखा उसके बालों से और उसका ब्रेन जो है वो बॉयल हो रहा था, उबल रहा था और इसने एक औरत को देखा जिसको कि उसके स्तनों से लटकाया हुआ था और उसने एक औरत को देखा जिसके सिर की जगह एक सूअर का सिर था और उसका बाकी का शरीर एक खच्चर की तरह था। और इसने एक औरत को देखा जो कि एक कुत्ते की तरह थी, अ, जो कि आग का था और एक आग का कुत्ता जो उसके मुँह से जा रहा था और उसके बैक साइड से निकल रहा था और और जो एंजल्स थे उसके सिर पर एक जलती हुई छड़ी से उसके सिर पे मारते थे। तो क्या कोई हॉलीवुड फ़िल्म डायरेक्टर जो है, जो हॉरर फ़िल्म्स बनाता है टॉर्चर की, इससे ज़्यादा टेरिफाइंग सीन बना सकता है? तो कैसे एक मुसलमान औरत जो है वो मना कर सकती है अपना सिर ढकने से, जबकि वो विश्वास करती है कि अल्लाह जो है वो उसके स्तनों से उसको लटका देगा और आग को उसके अंदर मुँह में डाल देगा और उसके पिछवाड़े से निकाल देगा। नहीं कर सकती और वो अपने आप को कभी फ्री नहीं कर सकती इस हेड कवरिंग से, जब तक कि वो अपने डर से अपने आप को फ्री ना करे। तो जब हम उस वुमन को उस राक्षस से बचा लेंगे, वो जो राक्षस उसने पहले अपने चैप्टर में बताया था, जो पहाड़ के ऊपर बैठा और सबको डराता है, तो ये जो अल्लाह नाम का राक्षस बना रखा है, तो जब हम उस राक्षस से उसको निकाल लेंगे, तब वो अपने अपने फ़ियर से बाहर आ जाएगी और फिर वो एक और दृष्टि डालेगी इन टीचिंग्स पे जिसने उसको मानवता से जुदा कर दिया है। ये तो इस इश्यू का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये जो हेड कवर करना है, ये मैटर ऑफ पर्सनल
डिसीज़न कहती हैं ये मुसलमान औरतें और कि दुनिया को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इस्लाम जो रिस्पेक्ट करता है उन विमेन की जिनका डिसीज़न अपना सिर कवर नहीं करना है? तो क्यों क्यों मुसलमान औरतें जो हैं वो लॉस एंजेलिस की स्ट्रीट्स में बुर्का पहन के निकलती हैं जो कि उनको हेड से टो तक कवर करता है, जबकि वेस्टर्न वुमेन जो हैं जब सऊदी अरेबिया आती हैं तो उनको एक बुर्का पहनना पड़ता है जबकि पब्लिक में जाने के लिए। तो क्या वो मुसलमान औरत जो रिफ्यूज़ करती है अपने हेड को कवर करने के लिए उसकी क्या इज़्ज़त होती है मुस्लिम सोसाइटी में? या फिर उसको बहुत बड़ा जो है प्राइस देना पड़ता है अपनी डिसीज़न के लिए। फिर ये कहती है कि जब ये सीरिया को विज़िट किया 2 साल पहले, तो इसकी एक अमेरिकन फ्रेंड थी जेसिका। तो इन्होंने एक छोटे आइलैंड में सेल किया। एक सीरियन टाउन था टार्टस वहाँ पर। तो फिर ये एक गाइड के साथ थी जो कि एक आदमी था जो अपनी लेट 20s में था। तो ये वहाँ के जो आइलैंड था उसकी गलियों के बारे में एक्सप्लोर करने लगे, जहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग और विज़िटर्स थे। तो जेसिका ने कहा कि ज़्यादा औरतें जो हैं अपना हेड यहाँ पर कवर करती हैं इस आइलैंड पे बजाय और सीरियन टाउन के मुकाबले। तो फिर इसने वफ़ा ने गाइड से पूछा कि क्या यहाँ आइलैंड पे सारी विमेन जो है अपना हेड कवर करती हैं? तो उसने बेझिझक होके बताया कि हाँ, थोड़ी-सी वेश्याओं को छोड़कर। तो उसका रिस्पॉन्स जो था वो पूरा रिफ्लेक्शन था उस रियलिटी का जिसमें कि हर महिला को रहना पड़ता है मुस्लिम सोसाइटी में, जिसको कि वो फेस नहीं करना चाहती। ये सबसे बड़ा मोटिव है हिजाब पहनने का कि अ, अगर एक वुमन जो है वो अपना कवर करना चाहती है हेड बजाए कि वो एक वेश्या कहलाए, क्योंकि जो हेड कवर नहीं करती हैं उनको ये वेश्या बोलते हैं। अब वफ़ा कहती है जब ये 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट थी, तब एक बार बस स्टॉप के पास अ, अस्पताल के पास जो बस स्टॉप पे अस्पताल के पास जहाँ पे ये अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, इसने 2 छोटे लड़कों को देखा 6 और 8 साल के। उन दोनों के हाथ में एक छोटी-सी चिड़िया थी जिसके कि वो पंख नोच रहे थे और जो चिड़िया थी वो बहुत ज़ोर से चीख रही थी और मतलब उड़ना उनके हाथ से एस्केप करना चाहती थी। तो इसने उसको देखा तो इसको बहुत ही दुःख हुआ तो ये उन दोनों छोटे लड़कों के पास जाके इसने बड़े प्यार से बोला कि लड़कों तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको स्टॉप करो। तो जो उसमें से बड़ा लड़का था जो 8 साल वाला था, वो उसको घूर के बड़ी पैनी दृष्टि से घूरता रहा जैसे कि इसके हर सेल की इसके बॉडी में ऐसा लगा कि एक पेनिट्रेट कर गया है वो। और उस इससे कहता है वफ़ा से कि पंख नोचने में कोई भी गलत काम नहीं है कि गलती तो ये है कि तुम्हारे जैसी औरत जो है यहाँ पर बिना लीश के जो है घूम रही है और तुम्हारी और मिक्स्ड कंपनी में है यानी कि आदमी औरतों के बीच में है बिना हेड कवर करे जाओ और अपने आप को दफन कर लो अपने घर में। ये कौन कहता है देखो 8 साल का बच्चा। तो मैं यही बता रही हूँ कि इनके इनकी जो मैंने जो वहाँ रहती थी हैलिफैक्स में, तो वहाँ पर मेरे सामने जो वुमन रहती थी, उसका कोई भी उससे बात करने आए सुपरिटेंडेंट, कोई भी मतलब बिल्डिंग के बारे में कोई नोटिस हो, कुछ भी हो, तो फटाक से उसका छोटा लड़का ऐसे आके खड़ा हो जाता था, 7-8 साल का, जैसे कि वो बड़ा वो है मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली है और वो अपनी माँ को पीछे करके खुद बात करने की कोशिश करता था और जो वेस्टर्न लोग हैं, वो लोग ये चीज़ लाइक नहीं करते। क्योंकि वेस्ट में जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों से बात करते हैं और बच्चे बच्चों से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े होके बच्चों से बातें करने लगे, बिना उनकी पिता पेरेंट्स की परमिशन के, ऐसा नहीं है। तो अभी इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो ये मैं एक बात बताने लग गई थी कि मैंने भी ऐसा ऑब्ज़र्व किया है। तो ये छोटा-सा लड़का उसको दुःख दे रहा है उस चिड़िया को, उस जीवित चिड़िया के पंख नोच रहा है, उसमें उसको कोई भी नहीं है और कितना बदतमीज़ है कि इस वफ़ा को बोलता है तू तू गलती तो ये है कि तू बिना अपना सिर कवर करे यहाँ घूम रही है। ये 8 साल का लड़का कह रहा है। अब ये कहती है कि
वॉर जो है टेररिज्म का, उसको हम स्टार्ट कैसे करें कि हम ये मुसलमान बच्चों को इन टीचिंग्स जो जो कि इनको राक्षस बनाती हैं, इनसे इनको प्रोटेक्ट करें, इन मुसलमान बच्चों को। तो चलिए हम इस पर थोड़ा-सा विचार करते हैं कि भई देखो कि ये एक फैक्ट है कि 8 साल के बच्चे ने राइट और रॉन्ग जो है वो अ जो है इसके बीच में जो फैसला किया ये जो है इस पर विचार करने लायक है। जहाँ तक लड़के का सवाल है, एक महिला जो इस स्ट्रीट पर घूम रही है बिना अपना हेड कवर करे, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है जैसे कि एक कुत्ता घूम रहा है बिना लीश के। हाँ, मुझे भी एक बात याद आई, मैंने इसीलिए वो करा था फिर मैं भूल गई, कि सच्चा मुस्लिम जो है मेरे चैनल पे आके बोला कि अरे भाई प्रीति जी, आपके यहाँ पर जो आपने क्यों अपनी औरतों को खुला छोड़ रखा है? औरतों को खुला छोड़ रखा है, ये उसके एग्ज़ैक्ट वर्ड्स थे। तो मैंने उसको डाँट के बोला, ये कौन-सी लैंग्वेज तुम यूज़ कर रहे हो महिलाओं के लिए? जैसे कि वो कोई कुत्ता है। तो ये इस तरह से जो है इस तरह से बातें कर रहा था, सच्चा मुस्लिम मेरे चैनल पे आके, तुमने अपनी औरतों को खुला छोड़ रखा है। तो मैंने उसको डाँट के बोला कि तुम ये कैसी तरीका है महिलाओं के लिए बात करने का, कुछ तो मैनर्स होने चाहिए, तुम तो उनको इक्वेट कर रहे हो, डॉग्स की तरह से बोल रहे हो। ये वही मेंटालिटी है, यही मैं बता रही हूँ, इनकी सेम मेंटालिटी है। तो ये लड़के को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जानने की उस महिला के बारे में। ना उसने ये जाना कि ये एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल स्टूडेंट है वफ़ा सुल्तान, और इसने लड़के ने अपना जजमेंट उस पे पास कर दिया और उसको एक वेश्या बुला रहा है जब तक कि वो अपना सिर ना ढक ले। तो ये फैक्ट ये है कि ये लड़का जो है वो इसको कभी भी गिल्टी फ़ील नहीं होगा कि ये जो कार्य कर रहा है एक छोटी चिड़िया के साथ, ये एक और प्रॉब्लम है जो कि हमारे कंसर्न को अराउज़ करती है। मोहम्मद अट्टा जो है वो टेररिस्ट अब एक रात में नहीं बन गया। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बिना कहीं किसी जगह से आया हो या फिर वो किसी गूसबेरी बुश के अंडर में पैदा हुआ हो। जब वो 8 साल का था, तो उसने भी छोटी चिड़िया के पंख नोचे थे जब उसको कोई भी गिल्टी फीलिंग नहीं हुई। और वो भी सोचता है, अज़म्पशन है कि उसने एक वुमन को विदाउट हिजाब को वो अ, वैसा ही समझता हो जैसा कि ये लड़के का जजमेंट था। इस वफ़ा सुल्तान जो कि डॉक्टर थी, एक एजुकेटेड वुमन थी, उसके लिए इसके विचार ऐसे वैश्या वाले थे, तो उसका भी मोहम्मद अट्टा का भी ऐसे ही था। वो भी बॉर्न था ऐसी सोसाइटी में जहाँ एथिक्स, टीचिंग और कल्चर जो हैं वो इंटरनलाइज़्ड हैं। बहुत बचपन से ही उसने सारी कुरानिक वर्स पढ़ी हैं। तो उसने पढ़ा है कि उनके लिए जो कि अल्लाह के खिलाफ जो है अपना युद्ध करते हैं। अल्लाह के खिलाफ कौन युद्ध करता है? जो अल्लाह और उसके नबी को ना माने। तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है, जो अल्लाह और उसके नबी को ना माने और उनके साथ युद्ध करे, तो अ एंड स्ट्राइव विद माइट एंड मेन फॉर मिस्चिफ थ्रू द लैंड। तो मिस्चिफ क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि वो अल्लाह और उसके नबी को नहीं मान रहा है। तो उनका क्या करना पनिशमेंट है? उनको एग्ज़ीक्यूट कर दो या उनको क्रूसिफाई कर दो। जैसे यीशु मसीह को कीलें ठोक के लटका दिया था उस पर। तो इस तरह सूली पर इसी तरह या तो क्रूसिफाई कर दो या उनको एग्ज़ीक्यूट कर दो या फिर उनके हाथ और पैर जो हैं वो लेफ्ट हैंड राइट लेग एंड राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग इस तरह ऑपोजिट डायरेक्ट साइड्स में काट दो। ये कुरान की 533 कहती है। एक लड़का जो कि ये अ, सीखता है कि अल्लाह जो है वो लोगों के हाथ और पैर जो है ऑपोजिट साइड के काटेगा, तो वो हेजिटेट नहीं करेगा कि वो एक जीवित चिड़िया के जो है वो पंख नोच ले। और वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो कोई प्लेन हाईजैक करेगा जिसमें काफ़िर जा रहे होंगे, तो वो और कोई टावर पे अटैक करेगा जहाँ पर काफ़िर होंगे। तो उस लड़के ने अपने अंदर अल्लाह को इंटरनलाइज़ कर लिया है और वो एक दिन वो अल्लाह खुद बन जाएगा।
और ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है छोटे बच्चों का, ये स्प्रेड हो रहा है। 2 साल पहले ये एक मॉस्क में गई थी, एनाहाइम, ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पर एक बच्चों का कुरान मेमोराइज़िंग कॉम्पिटिशन चल रहा था और उसमें विजेताओं को प्राइज़ मिल रहा था और ये चकित रह गई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोज़ करती है उसके ट्रूप्स को, जो डेंजर है इराक में और अफ़गानिस्तान में, इस ग्राउंड पर कि वो टेररिज़्म कम्बैट कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है और जो अमेरिकन लोग हैं, वो कैसे जो है अपनी आँखें बंद कर लेते हैं इस फैक्ट पे कि हाँ, अमरीकी बच्चे भी जो हैं वो टेररिज़्म सीख रहे हैं यहीं पर। थोड़े हफ्ते बाद ही जब सितंबर के टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो एक इस्लामिक सेंटर लॉस एंजेलिस का था। उसने एक पूरी बुक्स जो हैं, द मीनिंग ऑफ होली कुरान जो है, वो लॉस एंजेलिस यूनाइटेड स्कूल डिस्ट्रिक्ट को में कंट्रीब्यूट करी। और लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग जब वहाँ के लोकल यहूदी और मुस्लिम लीडर्स में हुई, तो वो बुक्स को विथड्रॉ कर लिया गया स्कूल से और इस्लामिक सेंटर में वापस आ गईं, जहाँ पर उनको क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे रिलिजन्स के मेंबर्स को ऑफेंड कर दिया था। लॉस एंजेलिस टाइम्स ने इस स्टोरी को रिपोर्ट किया था फरवरी 12, 2002 में। उनका आर्टिकल था कि न्यू वर्जन विल रिप्लेस पुल्ड कुरान। तो आर्टिकल ने मेंशन किया था कि डॉक्टर दाफिर दाखिल जो हैं, जो हेड हैं उमर इब्न अल खत्ताब फाउंडेशन के, तो उन्होंने जो है ईमेल करा अपना रिएक्शन टाइम्स को, लॉस एंजेलिस टाइम्स को, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा गिफ्ट देने का पर्पस ये था कि हम एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें इस्लाम में और मुसलमानों में, जबकि हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इन जो इस्लाम और मुसलमानों के एक पीक पे हैं। इनको हमेशा हर चीज़ पीक पे लगती है। और हम जो एजुकेटर्स यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक अपॉर्च्युनिटी दें कि वो कुरान को बाइबल के अलावा पढ़ें और दूसरे फेथ के अलावा भी ये पढ़ें। और मुझे याद है मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो करी है कार्ल्टन यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर जब मैं जाती थी स्टूडेंट सेंटर में, तो वहाँ पर बाइबल कह रही हूँ, वहाँ पर कुरान बाँट रहे थे ये फ्री। एक लड़की मेरे पास आई, तब मैं इस्लाम के बारे में जानती भी नहीं थी। वो मुझे कुरान ऑफ़र करती है तो मैंने उससे ली ही नहीं। मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। और जब हमें एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट लेने थे तो मेरे पास लोग आए कि भई ये वाला रिलिजन ले लो, इस्लाम, हैं? तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं, मैंने फ़िलॉसफ़ी ले ली है और कुछ और ले लिया। क्योंकि 2 ऐसे सब्जेक्ट लेने होते हैं जो बिल्कुल साइंस से रिलेटेड ना हो। तो जब साइंस की स्ट्रीम में जाओ तो ऐसे 2 अलग सब्जेक्ट लेने, मैंने फ़िलॉसफ़ी और एक एंथ्रोपोलॉजी ले लिया था। तो क्योंकि वो मुझे उसी में सीट थी अवेलेबल, एंथ्रोपोलॉजी में और फ़िलॉसफ़ी में, मैंने सोचा मज़ा आएगा। तो ये 2 मैंने ले लिए। इन लोगों ने मुझ पे बहुत प्रेशर डाला कि मैं इस्लाम ले लूँ। मैंने नहीं लिया, अच्छा हुआ, वरना इनकी झूठी तारीफ़ करनी पड़ती मार्क्स लेने के लिए, इनका प्रोफ़ेसर। तो कुरान ये वहाँ पर भी बाँटते थे, ये बताना चाह रही थी, कि मेरे कॉल यहाँ पर कनाडा में। अच्छा, और फिर मिस्टर दाखिल ने अपोलोजाइज़ कर लिया। हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते और दूसरे मेंबर्स के फ़ेथ को जो है हम डिस्कम्फ़र्ट नहीं पहुँचाना चाहते। सलाम मरियाती जो स्पोक्स पर्सन था मुस्लिम पब्लिक अफ़ेयर्स काउंसिल का, उसने एक्सप्लेन किया कि भई गुड फ़ेथ और गुडविल के इंटरेस्ट में हमें लोगों के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए और बुक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। और लॉस एंजेलिस टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिस्टर अल मरियाती और दूसरे मुस्लिम्स ने जो है स्कूल ऑफिशियल्स के साथ वर्क करना शुरू कर दिया कि एक और वर्जन जो है कुरान का हम ले आएँगे। फिर अब ये कहती है कि मैं फिर से बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मेरे अंदर हैं कि क्या हुआ? व्हाट अदर वर्जन ऑफ कुरान, इन इससे क्या मतलब था इनका? क्या अल-मरियाती इंटरप्रेट करेंगे उनका नया वर्जन कुरानिक वर्स जो कोटेड है पेज 148 में? क्या वो हमारे बच्चों को बताएँगे कि ये वाला वर्स आजकल के प्रेज़ेंट डे पर एप्लीकेबल नहीं है? ये कहती है जब से मैंने न्यूज़ फ़ॉलो करना शुरू करा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कभी नहीं सुना कि अल-मरियाती ने जो है कोई डिफरेंट वर्ज़न कुरान का प्रेज़ेंट कर पाए हैं अभी तक।
और और एज़ सून एज़ पॉसिबल हम देंगे, ये भी इसको नहीं पता कि इससे क्या मतलब था उनका। और आर्टिकल कहता था कि मीटिंग जो है वो बिहाइंड क्लोज़्ड डोर्स प्लेस करेगी। तो पब्लिकली क्यों नहीं वो डिबेट करेंगे? क्या मिस्टर अल-मरियाती ने एक्सप्लेन करा सारे मुसलमानों को, यहाँ के भी और मुसलमान कंट्रीज़ के भी, कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि क्यों ये किताब जो है वो लॉस एंजेलिस स्कूल से विथड्रॉ कर ली गई? तो क्या ये अ, रिमूव करेंगे बाकी स्कूलों से, जो दुनिया के बाकी स्कूलों हैं उसमें से भी विथड्रॉ करेंगे क्या? तो जो मॉरली अनएक्सेप्टेबल है लॉस एंजेलिस में, तो वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हर जगह होना चाहिए। इवन मिडल ईस्ट में भी, क्योंकि मोरालिटी जो है वो टाइम और प्लेस से एसोसिएटेड नहीं होती। तो फिर क्या अल मोरियाती जो है अपने विथड्रॉ करेंगे लॉस एंजेलिस के स्कूल से, और जबकि कुछ और स्कूलों में मुसलमान बच्चों को प्राइज़ के रूप में देंगे, जो कि मेमोराइज़ कर रहे हैं इस्लामिक स्कूल जो एनाहीम में जो मॉस्क से एफ़िलिएटेड है, वहाँ पर वो प्राइज़ में दे रहे हैं, वही किताब जो यहाँ पर विथड्रॉ कर ली गई है। तो ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है, दुर्भाग्य से। और एक मुसलमान सेइंग है, अ, जस्ट एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाली ऑडियंस के लिए कुछ और बोलते हैं, और अरबिक बोलने वाले ऑडियंस के लिए कुछ और बोलते हैं। और 11th सितंबर का जो अटैक हुआ था 9/11 वाला, एक स्टडी इवेंट जो है उसके में रखा गया। अ, तो उसका स्पीकर जो था, जो कि अकेला स्पीकर था, उसको एक मुस्लिम कम्युनिटी वाले को रखा। और जब उसने बोलना खत्म किया, तो जो बाकी वाले लोग हैं वो उससे क्वेश्चन पूछने लगे, और मैंने भी उससे पूछा कि डॉक्टर, तुम बिलीव करते हो कि इस्लामिक बुक्स ने जो है कंट्रीब्यूट किया है ये, कि भई तो इस्लामिक बुक्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी किसी पीस और अहिंसक और किसी शांतिपूर्ण जनरेशन के लिए, क्या कंट्रीब्यूट करती हैं इस्लामिक किताबें? तो स्पीकर को खूब पता था कि ये कौन है और इसकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, तो उसने ये कहा, नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट। इसका मतलब कि इस्लामिक बुक्स को जो है ऑल्टर करा जाना चाहिए, या फिर उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। लेकिन किसी लॉस एंजेलिस के जो पब्लिशर है, जो कि अरबिक लैंग्वेज न्यूज़पेपर से था, अ, तो उसने कहा कि कोट कर दो कोई तुम्हारा अपना आंसर वर्ड टू वर्ड। तो इसने ऑब्जेक्ट किया। तो इसने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा मत करो, बट मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारी लिखाई पे। और कि भई कुछ किताबें हैं जिनको री-एग्ज़ामिन करना चाहिए, ऐसा लिख दो। तो पब्लिशर ने स्पीकर के एग्रीमेंट को लेना चाहा छापने से पहले, क्योंकि उसने रियलाइज़ कर लिया अपने अंदर कि जो स्पीकर ने प्राइवेटली बोला वो डिफरेंट था जो वो पब्लिकली बोल रहा था। तो क्यों जो ये देश हैं वेस्ट में, ये मुसलमानों को अलाउ करते हैं कि ये इनके बीच में रहें, और ऐसे प्रिटेंड करें कि भई ये तो बड़े मॉडरेट हैं और बड़ी वेस्टर्न लैंग्वेजेस बोलते हैं। पर ये लोग कभी भी रेडिकल इस्लामिक व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। जब ये एड्रेस करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को अपने नेटिव लैंग्वेज में, तब ये इस्लामिक मतलब ये तुम्हारे सामने इंग्लिश में बोलेंगे मॉडरेटली कि भई हाँ, हाँ, ऐसा मत करो, पर जब ये अरबी देशों में जाएँगे, तो ये वहाँ पर उन लोगों को ये सब बात नहीं बोलेंगे। तो ये स्टोरी तो जस्ट एक टिप है आइसबर्ग का, जो कि बता रहा है कि इस्लामाइज़ेशन हो रहा है पूरे वेस्ट का, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का। बस यहीं तक थी ये वाला चैप्टर। तो एट लीस्ट ये चैप्टर अभी खत्म हो गया है। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो कि होगा अम, इस्लाम जो है वो एक सील बंद फ्लास्क है। तो पर आप लोगों को काफ़ी इससे पता चल गया होगा कि ये इनकी डबल माइंडेडनेस, की वेस्ट के जो मुसलमान हैं वो कितना इस सोसाइटी ने, इस चैप्टर से इतना पता चला है, कितनी सारी बातें पता चली हैं, हमें तो बहुत सारी बातें पता चली हैं।
पर मेनली ये बात पता चली है कि एक तो कुरान के अंदर इतनी गंदी-गंदी बातें लिखी हैं हदीसों में कि भई नाक और पस और ये सब महिला जो है पिए अपने हस्बैंड का, और इन लोगों को, आदमियों को इस तरह से बड़ा किया जाता है। इनके बच्चे जो हैं वो छोटे-छोटे, वो भी क्रूर मेंटालिटी के हैं, और उनको जो है एजुकेशन से जो है वो नहीं देनी, किसी तरह बचाना चाहिए। और एक बात वफ़ा ने ये कही कि ये जो वेस्ट में रहती हैं, ये लोग यहाँ पर अपने आप को जब अपने देशों में वापस जाती हैं, तो वहाँ अपने आप को बड़ा दिखाती हैं कि हम तो बड़ी रिलिजियस हैं, हम 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ती हैं, हम तो बड़ी डिवोट हैं। और यहाँ पर तो वो वेस्ट में बड़ा एन्जॉय करती हैं अपनी लाइफ़। उनसे कहो कि अगर, और फिर वेस्ट की बुराई भी करती हैं। और जो सोसाइटी ने इनको ऐश्वर्य दिया है और जिन जो लोगों ने इनके लिए फ़ेवर किया है, उनकी कृतज्ञता को नहीं मानती हैं और उनको पुट डाउन करके वेश्याएँ बुलाती हैं और उनके लिए बुरा बोलती हैं। और जब ये लोग अपने देश में, जब इनसे बोलो कि फिर तुम अपने देशों में क्यों नहीं चली जाती, तो फिर वो जाना नहीं चाहती। मतलब बुराई भी करेंगी और रहेंगी भी यहाँ। और गंदे-गंदे इनके जो देश हैं, जो कि सारा पैसा टेररिज़्म में लगाते हैं, मानव उद्धार के लिए नहीं लगाते या उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के नहीं लगाते। जैसे पाकिस्तान को पैसे मिले, उसको भी वो सब कुछ मिला जो भारत के पास था, वो पाकिस्तान के पास था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आज ये हालत अपने टेररिज़्म की वज़ह से हुई है। इसी तरह इनके एक-एक, मेरी शब्दों को गौर कर लो, मैं साइन करके कह सकती हूँ, इनका 1-1 अरब, जितने भी ये मुसलमान देश हैं, ये एक-एक करके तबाह हो जाएँगे। क्योंकि इनका मेन एजेंडा जो है वो टेररिज़्म फैलाने का है, और इनके लोग भी बड़े डबल हिपोक्रिट्स हैं। ये लोग जो पब्लिकली यहाँ अमेरिकन सोसाइटी में जो पब्लिकली बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं होता जो ये अरबी में अपने देशों में जाकर बोलते हैं, कभी नहीं बताएँगे। यहाँ पर बोल देंगे हाँ, हम कुरान का डिफरेंट वर्ज़न लाएँगे, या ये हम इसको थोड़ा वो कर देंगे, पर ये कभी कुरान को मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, ना हदीसों को। ये हमेशा कुछ ये सारी बातें भी नहीं बताते अरबी में। ये खाली इंग्लिश पब्लिक के लिए ऐसा बोलते हैं। तो बस मुझे यहीं पर ख़त्म करना है, और आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। ईश्वर करे कि आपको नर पिशाचों से नर पिशाचों से आपको और आपके परिवार वालों को बचा के रखे इससे। और अम, और ये भी मुझे पता चला इसमें कि हिजाब नहीं ये लोग कहती हैं हमारी चॉइस ये है, इसलिए क्योंकि इनको वेश्या समझा जाता है अगर ये ना पहने तो। तो ये एक अरबी महिला ने लिखी है किताब, तो वो अपनी दृष्टि से जो लिखेगी वो ज़्यादा सत्य के करीब है, बजाए कि हम जो इस्लाम के बारे में सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा सत्य ये लिखेगी वफ़ा सुल्तान, जो कि खुद एक मुस्लिम महिला है और मुसलमान उसमें एनवायरनमेंट में रही है। रूपेश जी, मैं लिंक दे देती हूँ, मेरे पास बहुत समय नहीं है, मेरा आज एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं आधे घंटे में निकलूँगी, लेकिन एक हाँ, गरिमा जी, मैंने डॉलर स्टोर से खरीदा है, $1 का बस। मैंने सोचा कि मैं इसी को दिखा दूँगी, इनकी प्रजाति के बारे में, तो ऐसे ही बोलना होगा तो यही बोल दूँगी बस। तो मैं जो हूँ वो एक लिंक दे देती हूँ, अगर कोई बात करना चाहता है तो रुपेश जी बोलना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट और मैं रख सकती हूँ, फिर भी मेरे को ये क्लोज़ करना पड़ेगा। जी, मैंने लिंक दे दिया है। तो काफ़ी कुछ हमें पता चला है इनके बारे में, और इनकी जो अंदरूनी कहानियाँ हैं कि ये अपनी फ्रेंड के यहाँ गई तो उसके यहाँ क्या हुआ, एक और वुमन थी उसके यहाँ क्या हुआ, कैसे ये फ्रॉड करते हैं, एक बीवी होते हुए दूसरी उसके पैसों से दूसरी बीवी को मिल रहे हैं, टेलीफ़ोन बिल आ रहा है। मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। जी, तो आप सब लोगों को जी, रुपेश जी, आपको कुछ स्ट्रीम में बोलना है या बैक में बात करनी है? आपका स्वागत है। बैक में जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, जी, जी। तो फिर आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र।
मिलते हैं कल 5 बजे ऋग्वेद के साथ और कल हम एक जॉइंट स्ट्रीम करेंगे जितेंद्रानंद स्वामी जी के साथ और देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र एक बार फिर।